आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 की। और चैप्टर 1 में आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का होगा आईसीएसई का, ठीक है ना। इसके आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फोर्स, और मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके क्लास 12th में क्लास आपके 10th में बोर्ड में आएंगे आईसीएसई में, और पुराने ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ सारे के सारे आपको कराते जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का आता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, और इसमें सबसे पहले आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ फोर्स क्या होता है। फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, यानी कोई भी बॉडी जिसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाए और वो अपनी जगह को चेंज कर ले, यानी कि अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो जो जितना उसके ऊपर जितने मैग्नीट्यूड का उसके ऊपर फोर्स लगाया है और फोर्स के साथ साथ जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका फोर्स कहलाएगा। आपने ये इसको पढ़ा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर हम मोशंस की बात करेंगे, और जो सबसे पहले आता है आपका लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन ये देखिए हमारे दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो लीनियर को या ट्रांसलेशनल को हम एक ही बात बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर का मतलब है कि यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, यानी कि सीधी सीधी रेखा में चलते रहे। अगर कोई बॉल है, जैसे कि आपको इसमें एग्जाम्पल दिख रहा है, ये बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और ये जो बॉल है वो लीनियर सीधे सीधे चलती जा रही है, यानी कि कहीं टर्न नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका लीनियर मोशन होगा। आगे बात करें रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में अगर आपने कोई फोर्स लगाया, जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपने फोर्स लगाया या सेंटर है, सेंटर से कोई भी डिस्क है और वो डिस्क जुड़ी हुई है सेंटर से, यानी कि किसी के ऊपर, ये समझ लीजिए जैसे आपने कोई दीवार में आप कह सकते हैं कि दीवार के ऊपर आपने कोई डिस्क लटका दी और उसके ऊपर आपने साइड से फोर्स लगाया उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो ये क्या होने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। तो इसको बोला जाएगा रोटेशनल मोशन। अगर किसी फोर्स से कोई भी चीज़ रोटेट होती है दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। क्लियर? अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं टॉर्क, जिससे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं। टॉर्क को बेटा हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। आप लोग ध्यान रखें, टॉर्क का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि टॉर्क क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जहाँ से वो बॉडी रोटेट होगी वहाँ से लेके जहाँ तक आपने फोर्स लगाया है उतनी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई अगर हम फोर्स में करेंगे तो वो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का आ जाएगा। अगले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट मैंने बनाया है, वहाँ से एक रॉड को मैंने लगा दिया है। अब रॉड जहाँ से लगाई है उसकी डिस्टेंस हमने एस मानी है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ तक फोर्स लगाया जा रहा है, इससे क्या होगा, देखिए बॉडी अगर फोर्स लगाई जाएगी यहाँ पर तो क्या होगा, बॉडी रोटेट हो जाएगी, और रोटेट हो जाएगी तो यहाँ पर ये आपका टॉर्क में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एक बार फिर बताता हूँ, टॉर्क का जो होगा फॉर्मूला, वो फोर्स जो हमने फोर्स लगाया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सेंटर पॉइंट से लेकर जहाँ तक फोर्स लगाया जा रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस को टॉर्क कहा जाएगा। तो देखिए टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एस को माना है, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम में आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए मैंने फोर्स लगाते ही बॉडी को रोटेट कर दिया गया है, ठीक है। तो रोटेट होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात करें एसआई यूनिट के बारे में, तो इसकी न्यूटन मीटर्स की एसआई यूनिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसकी एसआई यूनिट बनाएंगे। देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भाई क्या होता है, फोर्स फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एस की यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, या डिस्प्लेसमेंट की, जितना भी वो वैसे तो डिस्टेंस ही चलेगा, तो जो डिस्टेंस की यूनिट होगी वो मीटर होगी, तो न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट। अगले पॉइंट पर हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम सबसे पहले एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और ये आ चुका है। इसमें पूछेगा कि रिलेशन बताइए कि इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट क्या क्या होती हैं, इनके मतलब यानी एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में इनके रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो टॉर्क की जो यूनिट हमने निकाली एसआई यूनिट, तो हमको उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 1 न्यूटन मीटर मैंने लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी टॉर्क के लिए हमने 1 न्यूटन मीटर ले लिया और 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट, 1 मीटर डिस्टेंस की यूनिट। अब 1 न्यूटन और 1 मीटर को हमको चेंज करना पड़ेगा उसकी सीजीएस यूनिट में, ताकि हम उनके बीच में रिलेशन निकालें। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि समझिएगा 1 न्यूटन को चेंज किया 10 की पावर 5 डाइन में, क्योंकि उसकी फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है उसे हम 10 की पावर 5 डाइन कहा जाएगा, यानी कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5, यानी कि 1 लाख डाइन होते हैं। अगेन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, करेक्ट, क्योंकि 5 जीरो वो और 2 जीरो आगे से। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग भी कह सकते हैं। याद रखें, डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहा जाता है। तो अर्ग इसकी छोटी यूनिट होती है और न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सिंपल, जैसा कि इनमें नाम आ रहा है। क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज में क्या होगा, जिस साइड में सुई चलती है उस साइड में उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज के जस्ट अपोजिट। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आजकल के हम डेली लाइफ में हम किस किस तरीके से रोटेशन को हम देखते हैं, टॉर्क हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम दरवाज़ा जब बंद करते हैं या ओपन करते हैं तो वहाँ पर टॉर्क लगता है। जिस फोर्स से हम दरवाज़ा बंद करते हैं वो फोर्स होता है, और वहाँ से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन की जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो टॉर्क कहलाएगा, राइट। ठीक है, अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो उसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, वैसे तो हम अर्थ के ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं सकते, तो जिस पे हम लगा सकते हैं वो देखते हैं बाइसिकल पैडल। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो उसके पैडल पर फोर्स लगाते हैं, वो तो फोर्स हो गया, और पैडल से लेकर उसके सेंटर एक्सिस तक की डिस्टेंस हो गई डिस्टेंस। दोनों का मल्टीप्लाई टॉर्क। कपल आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि 1 या 2 नंबर में आपसे 100% पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो कपल के बारे में बात करते हैं। कपल एक्चुअली में क्या होता है कि 2 फोर्स किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक साथ लगाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी मान लो बीच सेंटर पॉइंट से फिक्स है, एक फोर्स मैंने इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, तो क्या हो जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ तो ये रोटेट होने लग जाएगी ना। तो अगर जब 2 पैरेलल फोर्स एक साथ किसी बॉडी पर लगाया जाता है और उससे वो रोटेट हो जाती है, दैट इज नोन एज कपल, ठीक है। कपल के बारे में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, देखिए। अब हम बात करें इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के टॉर्क की, तो देखो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये फोर्स और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम टोटल टॉर्क निकालेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क की। तो टॉर्क 1 अगर मैं मान के चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, x/2, क्लियर। इसको 1 मान लेते हैं। टॉर्क 2 निकालते हैं, तो फोर्स इंटू अगेन x/2, ये हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो T1 प्लस T2, क्योंकि एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ध्यान रखें, फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगता है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में लगते तो बॉडी मूव नहीं करती, एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल कर देता और बॉडी रोटेट नहीं होती, ठीक है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो जाती है। टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की बात करें, देखिए टॉर्क का जो सिग्नेचर होता है वो कुछ साइन कुछ ऐसा होता है, यानी कि टाउ नाम से इसको डिनोट किया जाता है। तो हम इसको करेंगे F इंटू x/2 अगेन प्लस F इंटू x/2। फोर्स को हमने कॉमन लिया, x/2 प्लस x/2, देन फोर्स इंटू x/2 x हो गया। यानी कि हमने देखा कि टोटल जो टॉर्क आया वो आपका क्या निकल के आएगा, F इंटू एक्स। क्लियर हो गई आपको बात। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 फोर्स लगाए जाते हैं तो इस तरह से हम डिवाइड करके उनको सॉल्व किया जाता है। क्लियर, ओके। बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए इक्वल के बीच, इक्वल इसमें वर्ड एक इक्वल आ रहा है। इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ क्या हो जाना, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाना, यानी कि इक्वल हो जाना। तो देखिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी पर 2 फोर्स एक साथ लगाए जाते हैं और वो बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर मोशन में ही रहती है कंटिन्यूअस, और कैसे यूनिफॉर्म मोशन में होनी चाहिए, तो वो ऐसी बॉडी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। जैसे
इक्विलिब्रियम हमारे हम लोगों के दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। फर्स्ट होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकंड डायनामिक। स्टैटिक के बारे में बात करें तो स्टैटिक का मतलब है अगर कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं और दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं और जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपनी, हम लोग बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, तो हमने अपना जो फोर्स लगाया है वो ज़मीन के ऊपर लगाया और ज़मीन भी उतना ही फोर्स हम लोगों के ऊपर लगा रही है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट हैं जो कि कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए हमारी बॉडी रेस्ट में है, तो इसे कहा जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखिए, डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसके बीच में ये जो बॉडी रखी हुई है इसके अपोजिट में दोनों फोर्स लगाए जा रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं और ये बॉडी रेस्ट में है, इस वजह से क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, डायनामिक इक्विलिब्रियम देखिए आप, डायनामिक का मतलब है अगर कोई बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूस मोशन में रहती है, किसी भी जिस मोशन में वो चल रही है, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो ट्रांसलेशन, चाहे वो सीधे चल रही हो, चाहे वो घूम रही हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है। और उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे हों जिससे कि वो कांस्टेंट मोशन में रहे, ऐसे एक्सेलरेशन ना करे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेन की ड्रॉप है, इसमें एग्जांपल दिया है, अगर कोई रेन की ड्रॉप है, अगर वो अर्थ पर आ रही है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज़ mg, उसका m और ग्रेविटी उसके ऊपर खींच रही है, तो कांस्टेंट वो अपनी वेलोसिटी से फॉल हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा उसके अपोजिट में हवा की वजह से कुछ क्या लग रहे हैं, कुछ एयर प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी कांस्टेंट मोशन में आ रही है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स उसके ऊपर जो कहलाएगा वो नेट फोर्स इक्वल टू 0 कहलाएगा। तो ऐसा मोशन भी आपका क्या कहलाएगा, डायनामिक मोशन कहलाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट। नाउ अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल आपको 2 या 3 नंबर में से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा और मीटर रूल या हाफ मीटर रूल से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 2 टाइप के हम क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होगा कि सेंटर पॉइंट से किसी मीटर रूल को फिक्स किया जाएगा और देन उसके बाद में उसकी कुछ डिस्टेंस दे दी जाएगी, पूरी लेंथ दे दी जाएगी। अगर कोई ये मीटर रूल है तो आप इसमें 1 मीटर लिखेंगे, लेकिन मैंने 2 मीटर का स्केल लिया है तो उसके सेंटर पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर। क्लियर। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, दोनों तरफ फोर्स लगा रहा है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये बॉडी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेट जरूर करेगी, तो यानी कि दोनों फोर्स ऐड होंगे। ध्यान रखें, फोर्स ऐड कब होते हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। टोटल टॉर्क फाइंड करवाया है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले सेंटर से इधर तक का टॉर्क निकालें, फिर सेंटर से इधर तक का टॉर्क निकालें, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम टॉर्क 1 मानकर F इंटू F1 इंटू D1 मानकर करते हैं, तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का। देखिए F1 कितना है, 2 न्यूटन और डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 1 मीटर, तो आपका टॉर्क 1 इज इक्वल टू हो गया 2 न्यूटन, ठीक, 2 न्यूटन मीटर। अगेन सेम, अगर हम टॉर्क 2 की बात करेंगे, टॉर्क 2 में भी ऐसा ही होगा, F2 इंटू D2, देन टॉर्क 2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर, देन टॉर्क 2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टॉर्क 1, तो हमको टॉर्क नेट फाइंड हो जाएगा, यानी कि टॉर्क नेट, जो नेट वैल्यू होगी 2 न्यूटन मीटर प्लस 2 न्यूटन मीटर, देन इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो टाइप 1 के आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस के बारे में। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस देखिए कैसे होंगे। देखिए टाइप 2 क्वेश्चंस कुछ ऐसा होगा, ये पेपर उड़ रहा है। चलिए टाइप 2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कह रहा है सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर में से इस क्वेश्चन में मिलेगा। टाइप 2 वो 1 नंबर का होगा, ये टाइप 2 2 या 3 नंबर का हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, एक मीटर रूल है, यानी कि वो 1 मीटर का होगा। अगर हाफ मीटर का है तो 50 सेंटीमीटर। ए मीटर रूल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज, यानी कि वो एक चाकू के ऊपर हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है,
ठीक है, एट द 60 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि 60 सेंटीमीटर मार्क पर वो बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीटर रूल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मीटर रूल बना लिया, ठीक है। ये मीटर रूल यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 40 होगा, 50 होगा और देन 60। तो यहाँ पर मैं कुछ 60 सेंटीमीटर मार्क पर इसको क्या कर दूँ, बैलेंस कर देता हूँ। उसने चाकू बोला है लेकिन मैंने प्रिज्म ले लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, और जो मास है वो एक एंड पर लटकाया गया है, यानी कि कुछ इस साइड में मास लटकाया गया है 10 ग्राम का। भाई देखिए भाई, इस तरफ में तो मीटर स्केल बड़ा है तो भाई मास जो होगा वो इधर ही लटकाया जाएगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। आगे बात कर लेते हैं, होना कहाँ चाहिए था बैलेंस, 50 सेंटीमीटर पर, लेकिन हाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं मास लटका कर। तो उसने बोला है ड्रॉ डायग्राम बनाइए, डायग्राम ने बना दिया। डायग्राम का एक नंबर हो सकता है, एट विच एंड मस्ट, क्वेश्चन 1 कहेगा एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। तो सब क्वेश्चन 1 पूछा है कि किस एंड पर ये मास को सस्पेंड होना चाहिए, तो हम कहेंगे जिस साइड में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है सेंटर से, यानी कि 40 सेंटीमीटर, जहाँ पर ये 0, ये 50, ये 60, ये 100, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ रूल, तो मास ऑफ रूल निकालने के लिए ध्यान रखें, मास ऑफ रूल आपका हमेशा सेंटर से निकाला जाता है। इसको मास ऑफ रूल याद रख लीजिए, ये मास ऑफ रूल हम निकालने वाले हैं। तो ध्यान रखें, एक फॉर्मूला आपको याद जरूर रखना है, जैसा मैंने आपको टॉर्क बताया था, टॉर्क लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा लगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि मास ऑफ रूल बताना है, तो मास ऑफ रूल का पूरा मास रूल का सेंटर पर होगा, यानी 50 सेंटीमीटर पर होगा। तो 50 से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 50, सॉरी 60 माइनस 50, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी इन दोनों के बीच में। और मास ऑफ रूल हमको निकालना है, देन फॉर्मूला वही लगाएंगे, मास ऑफ रूल मल्टीप्लाइड बाय जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, देन इज इक्वल टू करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मास लटकाया है वो डिस्टेंस लटकाई है इसने 40 सेंटीमीटर की, देन जो वेट लटकाया है वो 10 ग्राम का है। तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ रूल निकाल लेंगे, 40 सेंटीमीटर इंटू 10 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो 10 से जी चला जाएगा, मास ऑफ रूल आ जाएगा आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, 10 इक्वल टू 40 ग्राम का जो होगा, 40 ग्राम का जो आपका आ जाएगा मास।